नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसमें कि आपको बता दें कि यूपी में माफिया पर वार जोरदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जहां 9 साल में पहली बार उन्होंने अपना प्रिय विषय बताया है। आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि माफिया का सफाया मेरा प्रिय विषय है। लखनऊ में पुलिस की जमीन पर कब्जा था और इस दौरान उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है, जहां उनकी ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि माफिया का सफाया प्रदेश भर में से मेरा प्रिय विषय है। आपको जानकारी देते चले कि माफिया साफ और योगी नहीं करेंगे माफ, इसका सीधा संदेश जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया और जिसके तहत माना जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, अब कहीं ना कहीं यह बात भी यहां पर स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रिय विषय है और जिस पर वे पूरे सहजता और सघनता के साथ जो है वो एक्शन लेते हैं। कोई भी अपराध हो, देखिए जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो तमाम ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप की बात हो, गुंडा माफियाओं की बात हो, ऑपरेशन लंगड़ा की बात हो, तमाम ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि योगी सरकार और योगी प्रशासन के तहत चलाए जाते हैं और जिनका बोलबाला न केवल देश बल्कि विदेशों में भी पूरे तरीके से बसता हुआ नजर आता है। तो हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ सत्यापन की बात हो या फिर ऑपरेशन लंगड़ा की बात हो, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के धरपकड़ के लिए और उन पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार और साथ ही साथ प्रशासन पूरे तरीके से एक्शन मोड में रहता है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, उनकी ओर से अपना प्रिय विषय बताया गया। सबसे पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ और उसके बाद हम अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है, मैं सोचा कि हो सकता है कि अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं भी। आप आश्चर्य करेंगे कि 120 एकड़ लैंड है वो, एयरपोर्ट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे। उसकी कीमत कैसा आपको पता होगा। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके, फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और जिसमें उन्होंने माफिया का सफाया अपना प्रिय विषय बताया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, जब योगी सरकार की बात आती है, तो एक दिमाग में छवि बनने लगती है जिसमें कि बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई जो है वो सबसे ज्यादा प्रबल मानी जाती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि इस समय उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ माफियाओं और गुंडों पर शिकंजा कसने के लिए जिस तरीके से प्रशासन की ओर से पुरजोर तरीके से कार्रवाई की जाती है, उसका डंका पूरे तरीके से बजता है। तो वहीं हालिया बयान अब इन तस्वीरों को साफ तौर पर साफ कर रहा है कि हाँ, जिस तरीके से एनकाउंटर की कार्रवाई और साथ ही साथ
बुलडोजर की कार्रवाई प्रदेश भर में की जाती है, वो अब चर्चा का विषय बन चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हालिया बयान भी इससे बिल्कुल मेल झोल खाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में से माफियाओं का सफाया उनका प्रिय विषय है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें आकाश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं हमारे साथ विवेक पांडे जी भी जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आकाश जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। देखिए, हालिया बयान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है, वो पूरे तरीके से मेल खाता है जिस तरीके से एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। आकाश जी। नहीं, निश्चित तौर पे। और ये जो परसेप्शन है ये जनता के बीच में भी है कि कानून व्यवस्था को लेके पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है वो निश्चित तौर पे बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले किस प्रकार से अपराध और अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था, ये किसी से छुपा नहीं है। और जमीनों पे कब्जा करना, रंगदारी मांगना और तरह तरह से लोगों को परेशान करना, जाति के नाम पे विवाद करना, धर्म के नाम पे लोगों को प्रताड़ित करना, ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए आज पूरा परिदृश्य इसके उल्टा हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। संगठित अपराध करने वाले या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या तो जेल में हैं, या तो फिर वो ऊपर पहुंच चुके हैं। इसलिए जो महाराज जी ने कहा है उस बात से हम सभी बिल्कुल सहमत हैं और ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी रसूखदार हो, उसके खिलाफ तत्परता से कार्रवाई करना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन आकाश जी, क्राइम रेट तो फिर भी बढ़ रहा है। जब आप ये बात का दावा कर रहे हैं कि जो भी माफिया हैं वो खत्म हो चुके हैं और जो बचे हैं वो जेलों के भीतर हैं, तो फिर अपराध कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, निश्चित तौर पे अभी कुछ दिन पहले एनसीआरबी के आंकड़े आए थे। एनसीआरबी के आंकड़ों ने भी इस बात की तस्दीक की कि उत्तर प्रदेश में अपराध अपेक्षाकृत पहले से कम हुए हैं और महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में जो कन्विक्शन रेट है, मतलब उन अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये बात भी एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। इसलिए जो कुछ भी तथ्य और सत्य है वो जनता तौलती है, जनता देखती है और जनता समझती है। कहना अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी कुछ ना कुछ कहेगी, विपक्ष के लोग स्वतंत्र हैं, वो बैठे हैं, इसलिए उनको अपनी बातें कहना है। लेकिन आकलन करने का काम, अंतिम निर्णय करने का काम ये जनता को उसका होता है। और जनता ने 2022 में 34 सालों के बाद किसी सरकार को लगातार दूसरी बार रिपीट किया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किया था। ये बात पूरी भारत की और उत्तर प्रदेश की मीडिया कह रही थी, ये मैं नहीं कह रहा था। ये मीडिया का आकलन था कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हुई है। ठीक है आकाश जी। विवेक जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए, तमाम बातें आपने आकाश जी की भी सुनी, आप कितना सहमत हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है? विवेक जी। देखिए, आपको और आपके दर्शकों को पहले तो मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं आपके मंच से चाहूंगा। और अभी आकाश जी की अंतिम बात से मैं शुरू करता हूं कि मीडिया ने ही संस्तुति की थी कानून व्यवस्था को लेकर, और मीडिया ही ये बता रही है कि यही कानून व्यवस्था इस सरकार की विदाई का सबसे प्रमुख कारण बनने जा रही है। अभी इन्होंने संगठित अपराध की बात की, सही बात है। अब उत्तर प्रदेश में भू माफिया, लैंड माफिया सब तो अयोध्या में बसे हुए हैं। इतने बड़े अयोध्या ट्रस्ट में हुए हजारों करोड़ के घोटाले को कुछ करोड़ में समेटने का प्रयास चल रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ की इसमें सीधे सक्रिय भूमिका है? जो एफआईआर खेलने वाले योगी आदित्यनाथ जी आज एक एफआईआर करने से डर रहे हैं? माफ कीजिएगा, अजय सिंह बिष्ट, इन्होंने मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम कई बार अपने मुंह से लिया है और मुझे लगता है कि इनको राजनीतिक शिष्टाचार की लकीर को पार नहीं करना चाहिए। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बार बार उनका नाम लेंगे तो मुझे भी अजय सिंह बिष्ट बोलना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि अगले टर्न में ये अपने थोड़ी मर्यादित शब्दों में उनको स्वीकारोक्ति ले उनकी। दूसरी बात, देखिए, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज योगी जी बैठक करने जा रहे हैं शाम को कानून व्यवस्था में, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके पूरे देश के सर्वोच्च गौरव राम मंदिर ट्रस्ट में जो भ्रष्टाचार है, तो पहले ये डिसाइड, बहस तो इस पे भी कर लेते हैं कि भ्रष्टाचार और चोरी और डकैती की परिभाषा अब क्या
भाजपा सरकार के लिए अलग होगी और आम जनमानस के लिए अलग होगी। अगर अपराधी उत्तर प्रदेश से गायब है तो राम ट्रस्ट को लूटने वाले हैं, हजारों करोड़ के सोने चांदी के जेवर शिलापट्ट से लेकर के वहां पे जितने चढ़ावे के आभूषण थे सब गायब है। कहाँ गया भाई? और योगी जी डर क्यों रहे हैं आज एफआईआर कराने में? आप तो बखूबी जानती हैं, आपकी मीडिया संस्थान ने तो कई बार कवर किया है कि जब विपक्ष के नेताओं पे, पत्रकारों पे एक ट्वीट करने पे आलोचना है, आज इतने बड़े भ्रष्टाचार पे योगी जी मौन है। क्या योगी जी स्वयं इसमें हिस्सेदार हैं क्या? तो ये सोचने वाला विषय है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अब संरक्षण दिया जा रहा है, बशर्ते वो भाजपा या भाजपा से जुड़े हुए लोगों। और ये बात बिल्कुल सत्य है। उत्तर प्रदेश में अपराधी कहाँ है? क्योंकि सारे अपराधी तो डकैत बन करके अयोध्या बिठा दिए गए थे, उनको तो प्रारूप में ला दिया गया था प्रॉपर तरीके से। और जो ये अभी एनसीआरबी की बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, स्टेट मैनेज डेटा पे अगर डिस्कशन करना हो तो एनसीआरबी के डेटा और इस पे एक दिन आप डिटेल डिस्कशन रख लीजिए, 1 घंटे की कम से कम। लेकिन विवेक जी, एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग ही ये बात तो स्पष्ट हुई है ना कि महिला अपराधों में जिस तरीके से कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की गई है वो पहले की सरकारों में नहीं हुई। नहीं, देखिए स्टेट मैनेज डेटा में जो कार्रवाई ये बता रहे हैं उसमें ज्यादातर एफआईआर तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस एकमात्र शायद ऐसी पुलिस है जहां पे विवेचना से लेकर के अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से लेकर का सारा भार केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर होता है। आईपीएस तो कभी एसी कमरों से बाहर ही नहीं निकलता, वो तो केवल समीक्षा बैठक में आता है अधिकारियों के साथ अपने सिंडिकेट में बैठ करके मुख्यमंत्री और सचिव के सामने चाय पीने के लिए। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। और जिसकी ये बात कर रहे हैं कन्विक्शन की, एक कन्विक्शन अगर 6 साल 7 साल में हो रहा है तो आप उसको बेहतर कन्विक्शन रेट मानते हैं क्या? वास्तविकता यह है कि ये ज्यादातर जो कन्विक्शन बताया जा रहा है ये तो समाजवादी पार्टी के समय की हुई एफआईआर है और उस समय की विवेचना जो कि अब ट्रायल पूरा करने के बाद कोर्टों में अपने अंतिम प्रारूप में पहुंची है। तो ये कौन सी उत्तम कानून व्यवस्था है? ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, मैं आकाश जी से ही इस पर जवाब ले लेती हूँ कि वाकई में सच में आकाश जी समाजवादी पार्टी के शासनकाल के जो केस थे जिनमें विवेचना चल रही थी, क्या अब उस पर भारतीय जनता पार्टी सुर्खियां बटोर रही है? आकाश जी। नहीं, ये आंकड़ा इनको विवेक जी को कहाँ मिला ये तो यही बता सकते हैं। जब इनका शासनकाल था तो महिलाओं की और बच्चियों की क्या स्थिति होती थी ये तो सबने देखा है। इनके भाई गायत्री प्रजापति को उत्तर प्रदेश के लोग भूले हैं क्या? गायत्री प्रजापति एक आरोपित होने के बावजूद उसके मंच से आपके नेता अखिलेश यादव जी वोट मांगने गए थे। ये क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूली है क्या? आपके दिवंगत नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है बलात्कार के आरोपियों को लेके। ये क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूली है क्या? इसलिए महिलाओं के प्रति अपराध में कन्विक्शन रेट को लेके आप अपनी वाहवाही करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, हम उस पर रोका टोकी नहीं करेंगे। लेकिन आपत्ति मुझे इस बात पे है निकिता जी कि बार बार विवेक भाई एक बात को घुमा के कह रहे थे कि सारे अपराधी अयोध्या में है। भाई आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी से और अयोध्या से इतनी नफरत क्यों है? आप कहते हैं आपके शब्द है कि सारे अपराधी अयोध्या में बस गए, मतलब ये आप मानते हैं कि अयोध्या में बसने वाला हर एक व्यक्ति अपराधी है? आपके सांसद भी तो अयोध्या से चुने गए थे, क्या आप मानते हैं कि जिन लोगों ने उनको चुना वो सारे के सारे लोग अपराधी थे? आप किसी भी हिंदुओं से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के प्रति या हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मस्थली पे रहने वालों के लोगों के प्रति इस प्रकार की भाषा बोलेंगे? विवेक जी मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं। विवेक जी जवाब दीजिए। हम लोग बहुत ठीक है आकाश जी, विवेक जी बार डिबेट में शामिल हुए हैं लेकिन इस प्रकार की मैं उम्मीद विवेक जी से नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक धार्मिक व्यक्ति है। जी विवेक जी जवाब दीजिए। अयोध्या में कौन डकैती डाल रहा है, अयोध्या को कौन लूट रहा है, उनको कौन बचा रहा है, ये तो स्पष्ट है। जिस एसआईटी की बात ये करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, क्या उस एसआईटी को सीआरपीसी आईपीसी की पावर से उनके पास है क्या वो किसी साक्ष्य को संकलित कर सकते हैं? क्या वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? वो किसी को 41 की नोटिस दे सकते हैं? वास्तविकता यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की इसमें जड़ें शामिल हैं और योगी आदित्यनाथ इस भ्रष्टाचार में अपना नाम ना आने देने के लिए एक खाना पूर्ति करने के लिए 15 दिन में एसआईटी के 15 दिन में रिपोर्ट देगी, 15 दिन में ये डैमेज कंट्रोल करके सारा लिपापोती करने का प्रयास मात्र है। अभी आकाश जी ने जो अयोध्या को लेकर के सुन लीजिए विवेक जी, इसमें जांच तो जारी है ना? अभी एसआईटी का गठन हो चुका है। नहीं एक मिनट एसआईटी के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है आईपीसी सीआरपीसी की। जब आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी का साक्ष्य संकलन नहीं कर सकते, लगातार मीडिया उजागर कर रहा है कि हजारों करोड़ की वहां चोरी हुई है,
चंदादाताओं के दिए हुए दान पात्र में सोने और चांदी के आभूषण गायब हैं और गोबर में पैसे पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी आप अभी चोरी को डिफाइन कर रहे हैं भाजपा के लोग बैठ करके। चोरी का क्या आशय होता है? अगर चोरी का आशय यह होता है कि एसआईटी होनी चाहिए, तो जो इन मामलों में जेलों में बंद हैं वो उनके साथ अन्याय क्यों भाई? उनको भी एसआईटी के दायरे में रख करके इसी तरह जांच करवाइए। क्या जरूरत है कोर्ट चलाने की? कोर्टों पे ताला लगा दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या को लगातार लूटने वाले लोग आज ये राम नाम के आड़ में अयोध्या को लूटते रहे, चंदाजीवी बनते रहे और हर चुनाव में इस्तेमाल हुआ। हम तो खुला आरोप लगा रहे हैं, हम तो आरोप लगा रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं किया आपने अभी तक? क्योंकि आपको डर है कि एफआईआर होते ही ये मामला न्यायपालिका में चला मैं इसी बात पर जवाब ले लेती हूँ। आकाश जी, लगातार विवेक जी की ओर से एक ही बात दोहराई जा रही है कि इस मामले में आखिरकार एफआईआर को रजिस्टर क्यों नहीं किया गया। आकाश जी। नहीं, मैंने या भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि ये पहले तो ये ट्रस्ट का विषय है, उसके बावजूद भी एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी की जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पे एफआईआर भी दर्ज होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, इतना मुझे लगता है कि बौखलाना नहीं चाहिए, इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए। बरामद हो रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इंतजार करिए ताकि आप उसको डैमेज कंट्रोल, आप सारे सबूत नष्ट कर दीजिए ताकि सारे भगौड़ों को आप भगाने में सफल हो जाएं। जैसे ही एसआईटी पहुंचती है, ट्रस्ट के अध्यक्ष बीमार हो जाते हैं, एक निकल जाता है तमिलनाडु इलाज कराने के लिए और एक चले जाते हैं शुगर का बहाना करके। ये खुलेआम अपराधियों को बचाने की बात कर रहे हैं। कोडीन के प्रकरण में आपने देखा था क्या हुआ था, किस तरीके से इनके बुलडोजर को कोडीन पी करके बुलडोजर सो गया था। वही हालत आज इनके अयोध्या में है। अगर इनके अपने लोग होंगे तो वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे चलाइए ना बुलडोजर। 20,000 कमाने वाला 40 लाख की अगर संपत्ति बना रहा है, उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? निकिता जी आप बताइए, नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, देखिए लेकिन इसमें यह भी तो समझने वाली बात है ना कि जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं कि न्यायपालिका को क्या बंद कर देना चाहिए। देखिए न्यायपालिका के अंतर्गत ही तो एसआईटी का गठन जिस तरीके से हुआ है, कार्रवाई जो है वो पूरे तरीके से होगी ना। समाजवादी पार्टी की ओर से ही तो ये बात उठाई जाती है विवेक जी कि जो भी गलत सुन लीजिए, हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होनी चाहिए और अब आप लोग जो है सीधा बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। निकिता जी मेरी बात आ जाए, अब सुन लीजिए। इस एसआईटी का सत्य मैं आपके सामने रख दूं। मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, प्रैक्टिशनर लॉयर हूं। इस एसआईटी को कोई भी ऑफिशियल जुडिशियल पावर नहीं है। ये किसी को ना अरेस्ट कर सकती है, ना कोई साक्ष्य संकलित कर सकती है, ना किसी का बयान दर्ज कर सकती है। ये एसआईटी केवल जांच कर सकती है और अपनी रिपोर्ट देगी स्टेट गवर्नमेंट को। पहली बात, अब स्टेट गवर्नमेंट उसमें जिसको क्या उस रिपोर्ट का कोई महत्व ही नहीं है विवेक जी? आप ये कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए मेरी बात। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कम से कम 150 से अधिक एसआईटी बनाई, बताइए आज तक किसी की रिपोर्ट आई आज तक? पहली बात। दूसरी बात सुनिए, मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट को डीजीपी यूपी को कंप्लेन भेजी है बाई ईमेल, क्योंकि मैं ऑपरेशन कराने की वजह से स्वास्थ्य कारणों से मैं मुंबई में हूं। मैंने खुद ईमेल किया है। क्या आपको अगर पुलिस को आप शिकायती पत्र दे रही है तो उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? हम तो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करिए ना। तो विवेक जी जब समाजवादी पार्टी को पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है तो न्यायपालिका पर तो है ना आपको भरोसा? हमने तो दोनों को कह रखा है, हमने तो दोनों को अप्रोच किया है। मैंने तो हाईकोर्ट लखनऊ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और डीजीपी यूपी को सेपरेट कंप्लेन भेजी है। और उससे बड़ी बात सुन लीजिए, ये जो अभी आकाश राय जी कह रहे थे एसआईटी, ये आपको पता है राम मंदिर ट्रस्ट को विदेश से चंदे प्राप्त करने के लिए फेमा का लाइसेंस प्राप्त है गृह मंत्रालय द्वारा। अगर देखा जाए और राम मंदिर ट्रस्ट में अगर घोटाले की बात सामने आती है तो इसमें सीधे सीधे ईडी का इन्वॉल्वेशन होता है, क्योंकि इसमें घोटाला हुआ है, चोरी की गई है। और चोरी शब्द को अगर ये इस तरह डिफाइन करेंगे एसआईटी के माध्यम से, तो मैं कह रहा हूं ना कि जेलों में जो हजारों करोड़ लाखों लोगों को आपने चोरी में बंद कर रखा है, उनके लिए भी एसआईटी बना दीजिए। ये दोहरा मापदंड चलेगा क्या न्याय के मामले में? हम तो सीधी बात कर रहे हैं। अगर ये एफआईआर दर्ज होती है तो इसमें पुलिस की इन्वॉल्वेशन होगी, सीबीआई इन्वॉल्व होगी, ईडी इन्वॉल्व होगी और यही कारण है। और ये मामला सीधे न्यायपालिका के सामने आ जाएगा। तो आप एक तरीके से विवेक जी साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पर आपको किसी तरीके का भरोसा नहीं है? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए एफआईआर ये दर्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामला जुडिशियल हो जाएगा। विवेक जी उसमें जितनी भी ठीक है विवेक जी, आकाश जी जवाब दीजिए जरा। नहीं, मैंने तो निकिता जी स्पष्ट किया ना कि एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे आगे एफआईआर करेंगे, कार्रवाई लेकिन करेंगे। आकाश जी देखिए इस मुद्दे पर सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं और विपक्ष पूरे तरीके से जो जवाब इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आपकी ओर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उससे संतुष्ट बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। आकाश जी
नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं, देश नहीं संतुष्ट है। भारतीय नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने स्पष्ट कहा ना कि एसआईटी के गठन के बाद से जो भी जांच चल रही है, उस जांच में जो भी निकल के आएगा उन लोगों पे सारी कार्रवाइयां होंगी। लेकिन मुझे ये बार बार ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग एक ही बात क्यों कर रहे हैं कि एफआईआर हो। भाई एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी को अपना काम कर लेने दीजिए, उसके बाद एफआईआर होगी। नहीं, निश्चित तौर पर आगे अगली सवाल पूछिए, ये एफआईआर करने से बच क्यों रहे हैं? ये एफआईआर करने से बच क्यों रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है, एफआईआर करने में इनको डर किस बात का है? एफआईआर करने में डर इस बात का है कि फिर उसके तार सीधे सरकार से जुड़ेंगे, सरकार के लोगों से जुड़ेंगे, और फिर उसमें अरेस्टिंग भी होगी और उसमें गिरफ्तारियां होंगी, उसमें ईडी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि विदेशी चंदे का मामला है, विदेश से काफी चंदा मिला है राम मंदिर को। और सबसे बड़ी बात देखिए निकिता जी, ये खुद ही अपने आप को घेरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ट्रस्ट का मामला है, भाजपा क्यों बचाने का प्रयास कर रही है, भाजपा क्यों डिफेंड कर रही है उसको? फिर ट्रस्ट में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, ट्रस्ट में घोटाला हुआ है, चंदे में चोरी की गई है, जिसको जो कि उजागर हो चुका है, कई चंदे के चोरी के आरोप तो उजागर हो चुके हैं, उसके बाद अगर भाजपा इस तरह की बात करेगी तो हम क्यों ना कहें कि भाजपा इसमें हिस्सेदार है या भाजपा की भागीदारी है इसमें। और एक बात समझिए, ये बात तो सामने आ गई ना कि संघ और विश्व हिंदू परिषद विवेक जी जिस तरीके से आप जानकारी को साझा कर रहे हैं, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि एसआईटी पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। एसआईटी क्या करेगी? आपने अपने 4 लोगों को बिठा दिया, वो एसआईटी क्या जांच करेगी? चोरी के चोरों देखिए ये सब जो है वो जांच का विषय है। विवेक जी देखिए, इस मामले में पूरी तरीके से जांच अभी चल रही है, एसआईटी का दूसरा दिन है, मंदिर में पहुंचे हैं, जांच की जा रही है, समय तो थोड़ा सा लगता है ना। चलिए ठीक है विवेक जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप मुझे ये बताइए, अब 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में तस्वीरें बदली हैं या नहीं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बदली है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में संरक्षित भ्रष्टाचार को बाकायदा कारित किया जा रहा है। जो सरकार से जुड़े लोग हैं, जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं पदस्थ किया गया और विधिक प्रारूप में ला करके उनसे पूरी तरह से धन उगाही का काम किया जा रहा है। पूरा मोटा पैसा, देश का चंदा हर तरीके से वसूला जा रहा है लोगों से, आम जनता से। जिस तरह से आपको याद होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट किसानों के किसान क्रेडिट अकाउंट खुलवाए गए, बाद में उसमें मेंटेनेंस के नाम पे मोटा पैसा वसूला गया, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे लोन दिया गया किसानों को, उसके बाद 50-50 रुपए के लिए नोटिस दे करके आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया गया। बिल्कुल दशा बदली है। सनातन को इस कालखंड में जितना नुकसान योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य भगवान और उनके बटुकों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, ये कभी किसी कालखंड में नहीं हुआ। उनके रक्त से त्रिवेणी को लाल किया गया, ये इसी कालखंड में हो सकता था और ये बखूबी हुआ। जितना विवेक जी, आपने अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जिनका नाम लिया, उन पर लाठी तो आपके ही शासन में बरसाई गई थी। हमने तो माफी मांगी, योगी जी भी माफी मांग ले। हमने माफी मांगी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी और उनके गुरुजी ने हमें माफ किया बाकायदा। हमने जाके शरणागत होने के बाद हमने लेकिन जब आप सत्ता से हट गए, जब आपसे सत्ता छिन गई, उसके बाद आपको अपनी गलती का एहसास हुआ क्या? खैर ठीक है आकाश जी, ठीक है विवेक जी, दोबारा से लौटूंगी आपके पास। आकाश जी देखिए, ठीक है आप जल्दी से बोलिए। हाँ निकिता जी, आपको याद होगा उस घटना के बारे में भी कि जब अविमुक्तेश्वरानंद जी पे वो लाठीचार्ज नहीं हुई थी, अविमुक्तेश्वरानंद जी जब यात्रा लेके निकले थे, उनके पीछे यही भाजपा के लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, जिस पत्थरबाजी को रोकने के लिए प्रशासन ने लाठियां भाजी थी। विवेक जी, ये मेरा कहना नहीं है, ये अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का खुद कहना है कि उन पर लाठियां बरसाई गई थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। आप लोगों की ओर मतलब कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से बरसाई गई थी, उसके बाद उन्होंने आपको एक कथित श्राप भी दिया था पार्टी को, जैसा कि उनकी और से कहना है। चलिए ठीक है विवेक जी, आकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विवेक जी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि संरक्षित भ्रष्टाचार को लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है, क्या कहेंगे आप आकाश जी? नहीं, पहले तो मुझे लगता है कि ये लोग खुद कंफ्यूज लोग हैं। अभी जब हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने, अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने स्पष्ट किया था कि ये ट्रस्ट का आंतरिक मामला है और वो लोग देखेंगे, तब ये लोग चिल्ला रहे ये क्यों ये ऐसा, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया। और अब ये कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट का मामला है, तो भाजपा के लोग क्यों जवाब दे रहे हैं? हम जवाब इसलिए दे रहे हैं कि हम सरकार में और हमारी जवाबदेही बनती है, और हम लोग राम जी से आस्था से जुड़े हुए हैं, कोई राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग जुड़े हुए लोग नहीं है। मैंने, सुन लीजिए विवेक भाई, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, सुन लीजिए, मैंने पहले ही कहा कि ये ट्रस्ट का मामला है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई पार्टी नहीं है।
एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी लोगों से पूछताछ कर रही है, उसकी फाइंडिंग्स के बाद जो भी उसकी जांच में निकल के आएगा उसके बाद एफआईआर भी दर्ज करेंगे और आगे की जो विधिक कार्यवाहियां होंगी वो सब करेंगे। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी के लोग क्यों प्रभु श्री रामचंद्र जी से और अयोध्या से इतनी नफरत करते हैं, सनातन से इतनी नफरत करते हैं कि जब भी इनको अवसर मिलता है ये उसके खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। लगातार इन्होंने झूठ बोला। अभी इन्होंने कहा कि गरीबों के बैंक खाते खोले गए, उसके बाद उसमें मोटी रकम डलवाई गई। कब डलवाई गई, कहां डलवाई गई, बताने का कष्ट करेंगे। आप लोगों से मेरा हाथ है, सिर्फ समाजवादी पार्टी से नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो भी विपक्ष के लोग मिले जुले लोग हैं, इन लोगों ने गरीबों को बैंकों से दूर रखा। मैं खुलेआम निकिता जी कह रहा हूं, इन लोगों ने गरीबों को बैंकों से दूर रखा, बैंकों में उनके अकाउंट तक नहीं खोलने दिए। इन लोगों ने इस देश में एक जमाना था कि गैस सिलेंडर जैसी चीजों को एलीट क्लब का चीज बना के रखा था, गरीबों की आकाश जी समय कम है, जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए। आज नहीं, मैं पूरा कर रहा हूं। आज जब हर एक चीज की उपलब्धता आम जनमानस तक, पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है, तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी को लगातार सनातन से और हिंदुओं से दिक्कत होती है। ठीक है आकाश जी। विवेक जी, आपसे भी आखिरी कमेंट चाहूंगी, जल्दी से, समय का अभाव है, आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? नहीं, सनातन में बटुकों पे त्रिवेणी को उनके रक्तों से लाल करने वाले, संतों को जूते से पीटने वाले अब हमको बताएंगे। अयोध्या में धर्म की आड़ में धन का संचयन करते रहे, अयोध्या को लूट लिया, राम को लूट लिया, और ये हमको सिखा रहे हैं राम की भक्ति। वास्तविकता यह है कि सारे कालनेमियों के चेहरे उजागर हो चुके हैं। ये सारे कालनेमी हैं, कलयुग के कालनेमी हैं, जो कि अयोध्या में उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें आकाश राय जी बखूबी अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। आकाश राय जी, गलती आपकी नहीं है, ये भाजपा की प्रवृत्ति है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करके, जैसे आपके पास वॉशिंग मशीन है ना, तो अब इन लोग से वसूली होगी, अब भाजपा इन लोग से चंदे वसूलेगी और उसी चंदे के हिस्सेदार बन करके एसआईटी क्लीन चिट देगी सभी को। ठीक है विवेक जी, आकाश जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि दोनों प्रवक्ताओं की ओर से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा बयान दिया गया माफियाओं को लेकर, माफियाओं के सफाये को लेकर, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि तस्वीरें तो बदली हैं लेकिन अपराध में कभी अभी भी क्षेत्र भर में नहीं हो सकी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।